Today's topic is lab ethics for specimen rejection record. Actually क्या लैब एथिक्स होते हैं? किसी भी स्पेसिमेन के रिजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आज इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि जब कोई स्पेसिमेन आप लेते हैं और उसका रिजेक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है कि स्पेसिमेन क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या कॉज था, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, इन चीजों के विषय में हम ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन में ethics ensure integrity in specimen handling, prevents diagnostic errors and ensures patient safety and build trust in laboratory services. ये तीन पॉइंट मेन है। पहला है ethics ensure integrity in specific handling। तो इसमें ethics इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी काम करते हैं उसके लिए ethics इंपॉर्टेंट है। कोई नीति होती है, कोई आधार होता है, उसके आधार पे ही कोई काम होता है। तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रिटी, जिस काम को हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जो संबद्धता है वो ऐसी हो कि हम प्रॉपर काम करें और स्पेसिमेन हैंडलिंग के लिए सिस्टमैटिक काम करें। प्रिवेंट्स डायग्नोस्टिक एरर्स, इसके साथ साथ अगर हम चीज़ों को सही से एक्सेस करते हैं तो डायग्नोस्टिक एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड एंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी, और इसकी वजह से पेशेंट की सेफ्टी भी एंश्योर होती है। नेक्स्ट, बिल्ड ट्रस्ट इन लैबोरेटरी सर्विसेज। अगर आप अपने आप को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में काम करते हैं और एथिक्स को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपका भरोसा लैबोरेटरी सर्विसेज में हर आदमी को होगा। तो ये बेसिक नॉर्म्स हैं कि आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रिटी स्पेसिमेन हैंडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा है, जो है, जितने स्टैंडर्ड का है उसको उसी रूप से फॉलो करें, उसमें कोई एडल्टरेशन ना करें, चेंजेस ना करें या कोई उसमें माल प्रैक्टिस ना करें जिसकी वजह से सैंपल को लेकर के कोई इशू क्रिएट हो। Next is definition of a specimen rejection. Refusal to process a specimen due to non-compliance with acceptance criteria. Simple सी बात समझिएगा कि refusal to process a specimen due to non-compliance with acceptance criteria. अगर कोई non-compliance है और उसके साथ साथ refusal होता है, कोई प्रोसेस करना है उसको रिफ्यूज कर दिया, चाहे स्टाफ, चाहे जिसका सैंपल आप ले रहे हैं वो या किसी अथॉरिटी ने, या कोई अगर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ या पहले से कोई इशू था जहाँ पे आपको सैंपल लेना था लेकिन आपको लेने से फिर मना कर दिया गया, कोई अभी कंडीशन ऐसी है अभी नहीं कर सकते, तो कई सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। और उसमें भी विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि भाई हाँ ठीक है, इसकी स्वीकृति ऐसी देते हैं। तो एंश्योर्स क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। तो इसके साथ साथ क्वालिटी और रिलायबिलिटी की टेस्ट की परसिस्ट करती है। लेकिन अगर आप उसको करेंगे सही से तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आगे के लिए मेंशन करना जरूरी होगा उस चीज को कि ये प्रोसेस किस कारण से क्या होता है। कॉमन प्रोसेस क्या होते हैं स्पेसिमेन रिजेक्शन के? इम्प्रॉपर लेबलिंग, अगर आपने लेबलिंग सही नहीं करी उस पे तो फिर टेस्ट किसका लगाना, क्या लगाना, वो चीज को असेस करना जरूरी। इनसफिशिएंट वॉल्यूम, मान लो किसी सैंपल में यूटीए में 5 ml लेना था, लेकिन 5 ml का अगर लेना था आपने सैंपल 2 ही ml निकल पाया है, 2.5 ml या 3 ml निकला, तो वो अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो जितनी टेस्टिंग्स होनी है वो कैसे होंगी? तो हर एक कैलिब्रेशन में अलग अलग अमाउंट ऑफ ब्लड यूज हो सकता है, तो फिर वहाँ दिक्कत होगी। फिर हीमोलाइज सैंपल, अगर सैंपल आपका हीमोलाइज हो गया तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंटामिनेशन, अगर जो आप सैंपल लेके आए उसमें कुछ चीजें मिली हुई मिल गई, कंटामिनेट हो गई, तो उसकी वजह से हाँ सर हीमोलाइज्ड क्या होता है? एक्चुअली जो ब्लड ले जाते हैं वो किसी तरीके से क्लॉट हो गए या उसमें एक तरीके से चेंजेस हो गए जिसकी वजह से नॉर्मल नेचर उसका जो चेंज हो गया, तो उसकी वजह से उस सैंपल का फिर कोई मतलब नहीं। अच्छा, मतलब कि वो उसका चेंज नहीं हाँ, करेगा, मतलब एक तरीके से वो अपना स्पेसिफिक जो नेचर था उससे बदल गया। नेक्स्ट कंटामिनेशन, अगर उसमें कोई चीज पहले से वायर में पड़ी है या लेते वक्त कुछ उसमें पड़ गया तो वो चीज, या फिर ना करके जब आपने सैंपलिंग करने का, जब चेकिंग करने की तैयारी करी उस समय आपकी जो प्रोसेस उसमें कोई इश्यूज था जिसकी वजह से कोई कंटामिनेशन उसमें आ गया, या फिर लेने में आप जो सैंपल देख रहे हैं उसमें ही कोई गंदगी लग रही है, तो फिर वो चीज का ध्यान देना है। नेक्स्ट, रॉन्ग कंटेनर, जिसमें लेना था उसके बदले किसी और में ले लिया और टेस्टिंग किसी और चीज की मामला फंसा है। तो इसलिए ये बेसिक 5 चीजें हैं जिनके कारण से ये स्पेसिमेन रिजेक्शन होता है। नेक्स्ट इज एथिकल प्रिंसिपल्स इन स्पेसिमेन मैनेजमेंट। 3 चीजें इसमें ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आपके प्रोफेशन में राजेश सर कौन है? एथिकल प्रिंसिपल्स इन स्पेसिमेन मैनेजमेंट, तो इसमें 3 चीजें मेन हैं, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ये याद रखिएगा, ये तीनों जो शब्द हैं ये आपके पूरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। पहली चीज एक्यूरेसी,
एंश्योर करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, जो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन है उसकी पहचान है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंट रीजंस फॉर रिजेक्शन, तो जो रिजेक्शन हुआ है किसी भी कारण से, 5 चीजें हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट में रीजंस लिखने चाहिए कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ सब हुआ। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, तो जिस भी बंदे से या जिस भी प्रोसीडिंग करने वाले व्यक्ति से ऐसी कोई फॉल्ट हुई है या कमी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि सर इस तरीके से हो गया, इस वजह से ये चीज, ठीक है, हर चीज़ की प्ली होती है, हर चीज़ के लिए एक तरीके से कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई अगर मेजर कॉज है या कोई सीवियर इमरजेंसी थी जहाँ पे हमसे चूक हुई है तो वहाँ हो सकता है थोड़ा सा एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर आप काम करें तो हमेशा ये चीज़ जरूर देख लें कि आप अपने स्टैंडर्ड को, जो SOPs हैं, आगे मैं SOPs भी पढ़ाऊंगा आपको, तो स्टैंडर्ड्स में जो SOPs हैं और जो गाइडलाइंस हैं उससे हमेशा एडहर करिए, मतलब उससे जुड़ के रहिएगा, अलग होकर काम नहीं करिएगा, अपने हिसाब से चीज़ें मत चलाइएगा, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे, आपको कभी मुश्किल नहीं आएगा। जिस दिन आपने प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को थोड़ा SOPs को चेंज किया आपको मुश्किल आ जाएगी, बेसिक नॉर्म है, याद रखिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ रिजेक्शन, कब ये रिजेक्शन हुआ, रीजंस फॉर रिजेक्शन, क्या कारण थे जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, पर्सनल इन्वॉल्व, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, मान लो जो कोई लेने गया वो इन्वॉल्व था या जिसने लाकर के लैब में दिया उसने छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, तब इमोलाइज हो गया या कोई और चेंज हो गया, या फिर कम्युनिकेशन विद क्लिनिशियन, जो डॉक्टर या जो टीम है उससे अगर कोई कम्युनिकेशन का इशू है वो मेंशन होना चाहिए। फिर करेक्टिव एक्शंस टेकन, और क्या करेक्टिव एक्शंस टेकन किए गए वो चीज इसमें आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लेबोरेटरी स्टाफ। लेबोरेटरी स्टाफ जो होता है, देखिए मैंने लास्ट टाइम में भी बोला था यस सर, SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है, फॉलो SOPs स्ट्रिक्टली, पहली लाइन ही लिखी। आगे जब मैं स्लाइड बढ़ाऊंगा तो इसको स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे SOPs किन चीज़ों की होती है लैब के रिलेशन में, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और किन चीज़ों पे बहुत ही स्ट्रिक्टली सच में फॉलो करना चाहिए। ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने काम को आप परफेक्शन के साथ करिए विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कभी ये नहीं कोशिश करना है कि थोड़ा सा इधर उधर करके हैंडल करना, वहाँ गलत है। नेक्स्ट, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ये सब याद रखिएगा, आप जब अपने कैरियर में काम करेंगे तो आपको प्रोफेशनलिज्म रखना होगा। कोई आगे कहते नहीं साहब वो सैंपल लाए हैं, साहब वो ऐसा कर दिया तो ऐसे कर लो, अच्छा हमने ऐसे मैनेज कर, अरे वो सैंपल ऐसे था तो इसको ऐसे कर लो। काम विद द स्टैंडर्ड, काम विद द रूल, आइदर रिलेटिव और यानी किसी आदमी का आपको इसके लिए सलाह दी गई या किसी ने आपको सपोर्ट करने के लिए भेजा या किसी ने बाहर से, नो, हमें नियम के तहत ही चलना है, आप हमें स्टैंडर्ड के साथ चीज़ें पर करके दीजिए, हम आपको जांच सकते हैं। लेकिन आप कहें कि इसमें हम कुछ मैनेजमेंट दूसरे तरीके का करें तो वो हम नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट एरर्स, इसके साथ साथ उन चीज़ों की जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिपोर्ट करिए और डॉक्यूमेंट एरर्स, जो भी एरर डॉक्यूमेंट के एरर्स है उनको भी मेंशन करिए, या जो एरर्स होती हैं उनको भी डॉक्यूमेंट में मेंशन करिए। साथ में एजुकेट पीयर्स फॉर एथिकल प्रैक्टिसेस, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों का एजुकेशन मिलना ही चाहिए, जरूरी से और सघन, ऐसा नहीं है कि हल्के में कोई चीज़ ना, चीज़ें जो उनको एजुकेट करिए तो उनको डिटेल में सारी चीज़ मिलनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा बताया लेकिन अगले स्टेप्स हमारे स्टाफ को नहीं पता, अब उसमें रिलेशन में कोई कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हुआ तो फिर उसको हैंडल को कैसे करेंगे। तो अगर किसी भी एक प्रोसेस में एक कोई सिस्टमैटिक जो प्रोटोकॉल है वो पता है कि इसको इस तरीके से करना है और इसमें ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और ला करके प्रॉपरली देना है, फिर यार लैब में भी जो आप ही लेके आते हैं, आप ही सैंपल लगाते हैं, तो फिर उस स्टेप में आपको अगला स्टेप का भी पता होना चाहिए। फिर जब रिपोर्ट आपको जब रीडिंग्स आ रहे हैं आपका सेल डॉक्टर पे, एनालाइजर पे, अदर बेसिस पे, तो उसको कैसे पेपर्स पे लाना है। फिर पेपर्स पे भी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई या कोई रीडिंग फाइंडिंग्स को मेंशन करने का मैनुअल एरर हो गया, तो किसी में लिखना था कि सोडियम 142 था, उसकी जगह से पोटेशियम में लिख दिया 142, जबकि पोटेशियम की रेंज 5 या 6 के आसपास, 5 तक आसपास होती है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। आप तुरंत आपको फोन आ जाएगा करके तो क्या भेजोगे। तो 142 का 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 142
या तो ये सही है या ये गलत है, या तो ये गलत है वो सही, तो फिर तुम्हारी रिपोर्ट कौन सी सही है, अब किसके अगेंस्ट में एक्शन वहाँ पे चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स नोटिफाई क्लिनिशियंस प्रॉपर्ली, अगर कोई भी इशू है डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट, यूज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट्स, और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स जो होते हैं उनके थ्रू आप मेंशन करेंगे कि ये रिजेक्शन हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट्स के थ्रू आप मेंशन करेंगे, मैसेज कर सकते हैं या किसी और माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये इस तरीके से हुआ है, इस पे दोबारा ऐसी चीज़ करने की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है, जैसे पहले से हम अपने सीनियर को या फिर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करके रखते हैं, तो हमें मान लो अगर कोई इश्यूज क्रिएट भी होते हैं तो उसमें उनका सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा ठीक है, इसको उनको मैं बात करता हूँ, ऐसे करके बोलेंगे तो अब आप दोबारा अगर सैंपल लेने के लिए जाओगे तो फिर सुनने को तो मिलेगा, क्योंकि नोबडी वांट्स टू गिव प्रिंटिंग अगेन एंड अगेन, तो इसलिए वहाँ पर मुश्किल है। क्योंकि एक बार में तो आप ठीक है कर ले बैठे, दोबारा में फिर आपके पास या तो एक्सक्यूजेस प्रॉपर हो कि किन कारणों से हुआ, लेकिन अगर ये लगता है कि हाँ आपने ही प्रोसीडिंग्स में कोई गड़बड़ शुरू में ही की थी, इसकी वजह से सैंपल या इसमें दिक्कत हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है फिर वहाँ शुरू। नेक्स्ट, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिकलेक्शन, और प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए ताकि उसका रिकलेक्शन प्रॉपर हो सके। मेंटेन रिस्पेक्टफुल टोन, ये सब याद रखिए, मेंटेन रिस्पेक्टफुल टोन, गलती आपसे हुई है, कमी आपसे हुई है, तो सम्मानजनक आपकी टोन होनी चाहिए, गर्मी नहीं दिखानी है, नाराजगी नहीं दिखानी है, गुस्सा नहीं होना, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, एक्सेप्ट, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अगर आपसे कोई कमी हुई है, गलती हुई है, तो उसको स्वीकारिए। स्वीकारने में कभी बड़ा छोटा नहीं होता है, क्योंकि हर मनुष्य ऐसा है, हर आदमी के अंदर ये गुण है कि वो इंसान का स्वभाव ही यही होता है कि उससे गलती हो सकती है, लेकिन गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। वंस यू हैव मेड समथिंग इन अ रॉन्ग मैनर, बट इट शुड नॉट बी अगेन एंड अगेन, दैट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को बार बार करते हैं तो फिर तो ये बड़ी बड़ी चूक वाली बात हो जाएगी, फिर आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वन टाइम होता है, अचानक से कभी कोई चीज़ हुई है, तो ठीक है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें आपका साथ वाला जो डॉक्टर है वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर बार बार गलती करते हैं तो फिर आपको वहाँ काम करना या उस पेशेंट के साथ काम करना मुश्किल है। ठीक है, दूसरा, हमेशा सच में बात सही है कि टोन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एग्रेसिव कभी नहीं होना है, बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली हैंडल करना है। नेक्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी इंप्लीकेशंस, डिले डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, जिसके कारण से क्या होगा, अगर सैंपल एक तरीके से कैंसिलेशन होता है तो उसकी वजह से डायग्नोसिस देर से बनेगी और या फिर ट्रीटमेंट उसका देर से होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड पेशेंट एंजाइटी, इसकी वजह से पेशेंट के अंदर बेचैनी बढ़ सकती है, तो नई रिपोर्ट आई और फिर दोबारा आपका फिर सैंपल लेना है, तो वो उसने जो सोच के रखा था कि दुकान पे कभी कुछ पता चल जाएगा, सामने पता चल जाएगा, उसके लिए और उसकी एंजाइटी आपको बढ़ा। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ रिपीटेड इन्वेसिव प्रोसीजर्स, तो इसके साथ साथ जो इन्वेसिव प्रोसीजर क्या होते हैं समझ लीजिए। इन्वेसिव प्रोसीजर्स वो होते हैं जहाँ पे हम बॉडी के किसी भी ओरिफिस में इंट्रोड्यूस करके सैंपल लेते हैं, चाहे वो हम ब्रेक करके लें, चाहे नेजल रूट से अंदर से सैंपल लें, चाहे ओरल रूट से लें, चाहे एनल रूट से लें, चाहे यूरिनेट रूट से लें, तो जितनी भी ओरिफिस हैं जहाँ से चीज़ें बाहर आती हैं उन जगहों से जो सैंपल लेते हैं, या फिर उसके लिए आप मान लीजिए एंडोट्रेकल ट्यूब पड़ी है, पेशेंट को ट्यूब पड़ी है, वेंटिलेटर पे पेशेंट है, उसके स्पूटम का जांच जाना है, या फिर अंदर से कोई और सैंपल लेना है, या फिर सेंट्रल लाइन से सैंपल लेना, तो आप बार बार जब प्रोसीजर्स इस तरीके से करेंगे तो फिर मुश्किलें आएंगी। तो इसलिए बार बार करने से क्या है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एथिकल ड्यूटी टू मिनिमाइज हार्म, और अगर हम एथिकल ड्यूटी प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हार्म या जो नुकसान होगा उसको हम कम कर सकते हैं। केस एग्जांपल्स एंड एथिकल लेसंस, पहला मान लीजिए अनलेबल्ड ब्लड सैंपल, अगर अनलेबल्ड जिस पे लेबल नहीं है ब्लड सैंपल में तो क्या होगा, डिले ट्रांसफ्यूजन। ठीक, दूसरा कंटामिनेटेड यूरिन सैंपल अगर है तो फॉल्स यूटीआई डायग्नोसिस बन सकती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके कारण से सैंपल का वेरिफिकेशन सही हो और अगर ट्रेनिंग प्रॉपर है तो आप काम सही से कर सकते हैं। ये आपको एक समझने के लिए मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्लियर क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक रिजेक्शन, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप रिजेक्शन वर्कफ्लो, एस्केलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड रेगुलर एसओपी रिव्यू। ये एसओपीज में इन चीजों के साथ एक एक करके आप मेंशन करते हैं। पहला क्लियर क्राइटेरिया,
फॉर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, मतलब अगर सैंपल आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ तो उसका एक क्राइटेरिया, क्लियर क्राइटेरिया क्या है वो समझना चाहिए। फिर स्टेप बाय स्टेप रिजेक्शन वर्कफ्लो। छोटे हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जब हायर या बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल्स में जाएंगे, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होती है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। यू कांट से दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, I will not be able to do that. No, you will have been punished. Is it clear? So take everything very seriously. If you are doing some procedure, it is very important. So be cautious, be alert, and in a very prompt and precise manner. That is important. तो स्टेप बाय स्टेप जो रिजेक्शन वर्कफ्लो मेंशन करना होगा। एस्केलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, अगर कोई चीज़ एस्केलेट कर रहे हैं, उस चीज़ से आगे बढ़ के कर रहे हैं, वो चीज़ और उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और रेगुलर एसओपी रिव्यू, जो आप प्रोसेस करते हैं अगले बार भी उन चीज़ों को रिव्यू करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कोई एसओपी स्टैंडर्डाइज है उसको फॉलो किया है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड मल्टीपल कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको रिव्यू तो करेगा, उसे चेंज नहीं करें लेकिन रिव्यू करें और उसको आगे बढ़ाएं ताकि उस पर कोई डिसीजन प्रॉपर हो सके। लीगल एंड रेगुलेटरी कंसीडरेशंस, complies with NABL, CAP and CLI standards, legal liability for mishandling, documentation as legal। कुल मिला के ये समझिए कि अगर आप कोई भी प्रोसेस को सिस्टमैटिक नहीं करते हैं और उसकी वजह से कोई मेजर कॉन्सिक्वेंस, ये एक्शन लीगल के तभी होते हैं जब कोई मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं। अदरवाइज आपकी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है और आप उसके लिए एक्सक्यूज भी कर सकते हैं, आपको क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन कोई मेजर कॉन्सिक्वेंस होने से पेशेंट की लाइफ में अगर कोई इशू क्रिएट होता है या उसकी लाइफ डेंजर होती है तो वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं होता, तब लीगल एक्शंस की बात होती है। तो अगर हम पहले से चीज़ें ठीक रखेंगे तो इस स्टेज पे नहीं जाएंगे, अगर है भी तो उसके लिए जो मल्टीपल चैनल्स हैं उन चैनल्स के थ्रू चीज़ों को हैंडल किया जाता है, नहीं है तो अपॉलॉजी की जा सकती है, नहीं है तो कंपनसेशन होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश करें कि कोई गलत चीज़ ना। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रेगुलर एथिक्स वर्कशॉप्स। एक्चुअली क्या है, आज इस एथिक्स पे लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, एथिक्स ही नहीं होता है। जबकि मैं इस बात को हमेशा बच्चों को जोड़ देता हूँ, जो पढ़ाता भी हूँ और अपनी प्राइवेट फील्ड में भी बात कहता हूँ कि आप एथिक्स के साथ रहोगे तो आपको एथिक्स पूरा सपोर्ट करता है। आपने अगर एथिक्स का साथ छोड़ा तो आपको जो अपने चैनल अपने तरीके से काम करने का, तो उसमें फिर आपके एक्सक्यूजेस को आप एक्सप्लेन नहीं करता। जब तक कोई अपर अथॉरिटीज आपसे क्वेरीज नहीं करती है, आपको लगता है कि आपका सारा काम ठीक चल रहा है, लेकिन जब अपर अथॉरिटीज आपसे क्वेरीज करती हैं, पूछती हैं और इसका सवाल जवाब करती हैं, आपको लगता है यार सही रास्ते से चलते तो अच्छा रहता है, तो वहाँ पे फिर मुश्किल आती है। तो रेगुलेटरी एथिक्स रेगुलर एथिक्स वर्कशॉप होनी चाहिए टाइम टू टाइम आपको, और साथ में कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। जो बंदे अच्छा काम करते हैं उनको और प्रमोट करिए, जो कम कर पाते हैं उनको सपोर्ट करिए। तो दोनों का एक तरीके से इससे क्या होगा, कॉम्पिटेंसी बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जहाँ अपने काम को बहुत ही बेस्ट वे में कर पाएंगे। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग मतलब कोई अलग से स्पेसिफिक केस है, मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, एक अलग कोई पता चला नेफ्रो का पेशेंट है, एक कोई पता चला कि लिवर से रिलेटेड पेशेंट है, तो तीनों में तीन तरीके के कंडीशंस क्रिएटेड है। किसी में वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी में पता चला बाइकेट लगा हुआ है, किसी में नॉन बाइकेट या नॉर्मल ऑक्सीजन, तीनों केस अलग है, कंडीशंस अलग है। एक पेशेंट मल्टी ऑर्गन का है, एक मान लीजिए 2 ऑर्गन फेलियर है या एक में कुछ ऐसा इशू है, तो अलग अलग के सीन क्रिएट हैं, अलग अलग सिनेरियो बेस्ड लर्निंग आपको मिलनी चाहिए। इसमें कैसे कैसे सैम्पलिंग होगी, कैसे कैसे फाइंडिंग्स होगी, क्या क्या चीज़ें इसमें मिल सकती हैं, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फीडबैक एंड ऑडिट्स। जो भी चीज़ें अगर रिजेक्शन हुई है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग और अवेयरनेस में जितना भी आपने सीखना है उसका फीडबैक भी मिलना जरूरी है कि आपको क्या आता है, कितना आता है, किस तरीके से आप चीज़ों को बता पाते हैं। और साथ में टाइम टू टाइम ऑडिट्स होनी चाहिए, ऑडिट्स डॉक्यूमेंट्स की भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग की भी होनी चाहिए, और जो आपको सैनिटाइजेशन दिया गया है वर्क प्लेस में उन चीज़ों का भी ऑडिट, ताकि समय से आपका सारा चीज़ों का आकलन होकर के आपको कोई इश्यूज है, कमी है या दिक्कतें हैं तो वो रिव्यू होकर के ठीक की जा सकती। ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, लिस्ट इंटीग्रेशन एंड रिजेक्शन टैगिंग। एक्चुअली क्या होता है, जो पहले से अगर आप सही से ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो जितना भी इंटीग्रेशन फॉर रिजेक्शन टैगिंग है वो आप कर सकते हैं। बारकोड सिस्टम फॉर लेबलिंग, आजकल ज़्यादातर आपने देखा होगा बारकोड के ही थ्रू लेबलिंग होती है। नेक्स्ट डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग, इसमें फिर गलती होने के चांसेस, जो स्कैन होता है वो उसी हिसाब से उसी को दे देता है। नेक्स्ट डैशबोर्ड
फॉर मॉनिटरिंग टेंट्स, जो मॉनिटरिंग टेंट्स हैं उनके लिए डैशबोर्ड अगर आपके पास हो, और साथ में ऑटोमेटेड अलर्ट्स। अगर कोई स्पेसिफिक आपकी डिवाइस में, मशीन में कोई सैंपल गलत गया है या कोई चीज़ें प्रोसीजर्स में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए ऑटोमेटेड, एक सब याद रखिएगा, एक वर्ड होता है ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटेड। ठीक, तो यहाँ पे चीज़ें पहले से फिक्स्ड हैं और वो आपको मेंशन है उसमें, बस आपको उस चीज़ में इंट्रोड्यूस करना है और आपकी रिपोर्ट दे देगा। तो एक कहते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। यस सर। तो सेमी में मैनुअल अप्रोच होता है, लेकिन ऑटोमेटेड में पहले से चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाली हुई है उसके हिसाब से होता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक कोई चीज़ है तो फिर उस पर कुछ करना नहीं, आपने बोला तो पानी खिला के वो चीज़ फुल्ली ऑटोमेटिक है, उस तरीके का चीज़ है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एनालाइज रिजेक्शन ट्रेंड्स। इस चीज़ को जरूर देखिए, जैसे अभी छोटे स्तर पे काम होता है, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अक्सर कई सारे सैंपल्स का रिजेक्शन होता है, तो ये असेसमेंट एक जो पूरी टीम होती है, वो टीम ये असेस करती है कि रिजेक्शंस क्यों होते हैं या क्यों हो रहे हैं या क्या कारण है, उसको भी बड़े लेवल पे एनालाइज किया जाता है और उसके ट्रेंड्स देखे जाते हैं कि भाई महीने में अगर 4-6 रुपये ठीक, लेकिन पता चला 4 की जगह 40 सैंपल खराब हो रहा है, क्या पता लगा अगली बार 100-200 एक्स्ट्रा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर वो ट्रेंड देखना और उसको एनालाइज करना कि ये क्यों है, इसको करेक्शन कैसे किया जाए, उस पर काम किया जाए। रूट कॉज उसकी मूल कारण क्या है, उसको एनालाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस, और उसके साथ साथ जो हमारे इसमें सुधार के जो प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उसको क्रियान्वित किया जाए कि ये चीज़ ऐसे गड़बड़ होती थी तो इसको अगली बार से ऐसे करना है ताकि ये खराब ना हो। नेक्स्ट इज मॉनिटर इफेक्टिवनेस, इसके साथ साथ उन जो चीज़ें हो रही हैं उसकी मॉनिटरिंग नेक्स्ट टाइम में और उस टाइम में प्रॉपरली होनी चाहिए और वो प्रभावी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको थोड़ा सा लीनियंट होकर सॉफ्ट होकर के छोड़ दे देना। कोई भी कभी भी अगर इश्यूज क्रिएट होते हैं किसी भी तरीके के, तो वहाँ पे एक्शंस इफेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि उसको अगर आपने इग्नोर किया तो आगे चल करके बहुत सारी मुश्किलें खड़ी। समरी एंड की टेकअवेज, बेसिकली ये उसका पूरा समरी है। एथिक्स आर सेंट्रल टू स्पेसिमेन हैंडलिंग, इस एथिक्स को फॉलो करना है स्पेसिमेन हैंडलिंग में। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशंस आर वाइटल, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी एनहांस कंप्लायंस में, एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंश्योर्स क्वालिटी। तो एथिक्स के साथ रहेंगे तो स्पेसिमेन हैंडलिंग प्रॉपर होगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन कोई भी अगर करते हैं तो आप हर चीज़ को पेपर पे मेंशन करना रखिए। और दूसरा, जिस चीज़ जैसे आप किसी छोटे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फिर उससे बड़े, तो वहाँ के जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। आप ये नहीं कि आप प्राइमरी लेवल के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं लेकिन आप बात टर्सरी लेवल की कर रहे हैं, या फिर टर्सरी में कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आप प्राइमरी कर रहे हैं, तो दोनों ही नहीं चलेगा। जहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जिस तरीके का फैसिलिटेशन है, उसके हिसाब से ही चलेंगे तो आपका काम पहले चलेगा। दूसरी चीज, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी एनहांसेस कंप्लायंस। तो अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग है और टेक्नोलॉजी का भी आप बेस्ट यूज करते हैं तो आपका जो कंप्लायंस है उससे जो रिलेटेड आउटकम है वो सबसे बेस्ट हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंश्योर क्वालिटी। अगर कंटिन्यूअस आप किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे, तो क्वालिटी आपकी हर हाल में बेहतर होती चली जाएगी। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से चीज़ें। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि जो सैंपल आप लेते हैं उसके रिजेक्शन होने के मेन चीज़ें समझिएगा, कॉजेस को ध्यान रखिएगा, और उससे रिलेटेड कॉजेस को कैसे ठीक करना है इस पर ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, जो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। ये 3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है जिस पे हम लैब के लोगों को फोकस करना चाहिए। और अगर हम स्टैंडर्ड वे में और गाइडलाइंस के साथ काम करते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई आती भी है तो कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, या पेशेंट से रिलेटेड कुछ इशूज होंगे, या डिजीज से रिलेटेड कुछ इशू होगा, या हमारी कोई अपनी अगर कोई इशूज है जो मैनेजमेंट में सही से नहीं कर पाए उसकी वजह से। लेकिन अगर आप कुल मिला के सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको कभी भी आपके काम में कोई मुश्किल नहीं होता। अगर कोई चीज़ अचानक से आ भी जाती है तो वो हैंडल हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब पैनिक नहीं होना है। और आपसे ज़िंदगी में याद रखिएगा, कभी कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, चूक हो जाए, अपने सीनियर को सबसे पहले छुपाइए नहीं कभी। ये मत सोचिएगा कि हमें कोई क्या कहेगा। जब आप डरेंगे, छुपाएंगे तो चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने सीनियर्स को बता जरूर देना है, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और उसको रेक्टिफाई करने का भी कोशिश करेंगे।
अगर नहीं है तो अगले स्टेप पे उसको भाई मान लो आपके लैब का जो हेड है उसके अगर लेवल पे मैनेजमेंट नहीं है तो वो अपने सीनियर से डॉक्टर से बात करें कि भाई हमारा सीनियर गया था ऐसी ऐसी बात हो गई सर इसको जरा सा देखिए। तो अगर वो समझदार होंगे तो हैंडल करेंगे उन चीज़ों को, जरूरत होगा तो फिर पेशेंट को फिर से समझाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, इसमें स्टाफ की कोई गलती नहीं, दोबारा लेने की सैंपल जरूर है। तो वो अगर एग्री हो जाएंगे उनकी बात मान लेते हैं तो आपका वो सारा प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है। इस अब दूसरा हमेशा कमी अगर आपसे हो जाए बेटा तो अपनी कौम को सही में कहा गया कि नीचे रखिएगा, हम्बल रहिएगा, एग्रेसिव नहीं होइएगा क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है।